हाय वेलकम टू यूपीएससी पीएफओ एओईओ पीवाईक्यू शॉर्ट्स। ये क्वेश्चन है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शंस गिवन है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज करना है। स्टेटमेंट वन है कि 1935 एक्ट वाज रिजल्ट ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, दिस इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है कि एक्ट ने एक ऑल इंडिया फेडरेशन क्रिएट किया, ये भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात हो रही है वो भी करेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन सी, जो कह रहा है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की भारत सरकार के ऊपर अथॉरिटी रिटेन की गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कभी भी डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की थी। इनफैक्ट 1935 के एक्ट के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के काउंसिल को भी एबॉलिश कर दिया गया। अपने से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब थोड़ा इस एक्ट को समझते हैं। सबसे पहले तो एक्ट के एनेक्टमेंट के क्या रीजंस थे। वन, इंडियन नेशनलिज्म की ग्रोथ और सेल्फ गवर्नमेंट की बढ़ती डिमांड। सेकंड, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। थर्ड, मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का फेलियर। फोर्थ, उस समय के सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस जैसे ग्रेट डिप्रेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्रिएटेड एन ऑल इंडिया फेडरेशन। इस फेडरेशन में प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स थे। इस एक्ट ने तीन लिस्ट में सेंटर और यूनिट्स में पावर डिवाइड कर दी। सेंटर के लिए फेडरल, प्रोविंसेस के लिए प्रोविंशियल और एक कॉन्करेंट लिस्ट जिसके सब्जेक्ट्स पर सेंटर और स्टेट दोनों एक्ट कर सकते थे। जो सब्जेक्ट्स तीनों लिस्ट में नहीं आए उन्हें रेजिडरी पावर्स में रखा गया और इन पर कोई भी डिसीजन लेने की पावर वाइसरॉय को दी गई। पर यह फेडरेशन कभी बनी ही नहीं, एज प्रिंसली स्टेट्स ने इसे ज्वाइन नहीं किया। इस एक्ट ने प्रोविंसेस में डायरकी जो 1919 के एक्ट में इंट्रोड्यूस की थी उसको एबॉलिश करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अंडर प्रोविंसेस को डिफाइंड स्पेयर में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी गई। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का फीचर जो हम अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं वो 1935 के एक्ट से ही आया है, जहां पर गवर्नर जो है वो मिनिस्टर्स के एडवाइस पर एक्ट करेगा। डायरकी प्रोविंसेस से तो एबॉलिश कर दी गई, पर 1935 के एक्ट ने सेंटर में डायरकी को प्रपोज किया जिसके अकॉर्डिंग फेडरल सब्जेक्ट्स को रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया। बट ये प्रोविजन भी कभी एनफोर्समेंट में नहीं आया। 11 में से 6 प्रोविंसेस बंगाल, बॉम्बे, बिहार, असम, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंसेस में बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया। इस एक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को प्रोविजन को एनलार्ज किया बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन, वर्कर्स। साथ ही साथ मुस्लिम रिजर्वेशन को भी एक्सपेंशन मिला 33% का। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ऑफिस क्रिएट किया था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर का काउंसिल भी बनाया था। 1935 के एक्ट ने इस काउंसिल को एबॉलिश कर दिया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इसकी जगह एक टीम ऑफ एडवाइजर्स दिया गया। 1935 के एक्ट ने अराउंड 10% इंडियन पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स दिया। 1935 के एक्ट में कई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनी जिन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसमें इंक्लूडेड है आरबीआई, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल कोर्ट। लॉर्ड लिनलिथ गो का कहना था कि 1935 का एक्ट इसलिए फ्रेम किया एज ये बेस्ट वे था ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को इंडिया में मेंटेन करने का। बी आर टॉमलिंसन ने कहा कि ये एक लॉलीपॉप है जिसे कुछ पढ़े लिखे एलाइट को खुश किया जा सकता है और उन्हें ब्रिटिश राज को इंडिया में कंटिन्यू करने के लिए अट्रैक्ट किया जा सके। जवाहरलाल नेहरू ने क्रिटिसाइज किया एक्ट को बाय सेइंग कि हमें एक ऐसी कार दी जा रही है जिसमें सिर्फ